इसने बड़ी सुंदर लाइनें प्रेम के बारे में लिखी हैं कि जिन तकलीफ़ों को तुम्हें मेरी आंखें देखकर पढ़ लेना चाहिए था, अफ़सोस कि उनका एहसास तुम्हें बोलने के बाद भी नहीं हुआ। फिर लिखते हैं कि यह ज़ख्म रखूँगा छुपाकर, किसी को दिखाऊँगा नहीं, अपनी बातें किसी को बताऊँगा नहीं, और प्यार तुझसे हमेशा रहेगा, लेकिन अब ये ज़िद है कि अब तेरे पास कभी आऊँगा नहीं। बस इन्हीं खूबसूरत लाइनों के साथ आज की हम क्लास की शुरुआत करेंगे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। जो लोग भी प्रेम में पड़े हुए हैं, वो इन मोटिवेशन लाइन के साथ अपने आगे की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। और आज की खास क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात कर रहे हैं। गॉस के नियम के अनुप्रयोग की बात करेंगे। इसमें हमारा पहला अनुप्रयोग होगा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गॉस का नियम इससे पहले हमने बता दिया है। गॉस का नियम जरूर जाकर पढ़ें क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गॉस का नियम जितना इम्पॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा उनके एप्लीकेशंस इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। सीधी बात, नो बकवास की क्लास है। हम बात कर रहे हैं अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार की। तो सबसे पहले हम यहाँ एक सीधा तार बना लेंगे और बिल्कुल दिल में उतार देंगे इस टॉपिक को। आपके सबको समझ में आ जाएगा बहुत ही जेन्युइन तरीके से। यह मान लीजिए एक सीधा तार है और तार जैसे गोलाकार होता है हम जानते हैं, और यह एक समान रूप से साथ में आवेशित भी है। अभी हम अनंत लंबाई के तार की भी बात कर लेंगे, लेकिन अभी सिंपली हम ले रहे हैं कि मान लेते हैं कि यह अनंत लंबाई का है और इसमें से केवल हम इसकी वो लंबाई ले रहे हैं जो L है। मान लेते हैं इसकी लंबाई L ले रहे हैं, L हिस्सा ले रहे हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसके कारण कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे आवेशों से दूरी बढ़ती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाती है। तो इसलिए हम एक जेन्युइन कोई दूरी ले रहे हैं। मान ले रहे हैं कि यहाँ से r दूरी पर हमें एक पॉइंट दिया है P, और इसी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं कि यह एक सीधा चालक तार है, तो r दूरी, जितनी दूरी इधर है उतनी दूरी चारों तरफ होगी। तो इस तरीके से एक वृत्त बनेगा और हर आवेश के चारों ओर अगर हम एक वृत्त ड्रॉ करेंगे तो यह एक बेलन की आकृति बनेगी। तो हम यहीं से क्या करेंगे, एक बेलन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। और हम जानते भी हैं कि गॉस का नियम बंद पृष्ठ के लिए लगता है, तो हमें इन आवेशों को आवश्यक रूप से बंद जरूर करना पड़ेगा। तो इसलिए आप एक ऐसी सिलेंड्रिकल संरचना बना लेंगे। ठीक, अब बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं। एक पृष्ठ ऊपर है, एक नीचे है और बगल में यह वक्र पृष्ठ होगा। ऊपर और नीचे समतल पृष्ठ हैं। तो मान लेते हैं कि यह पृष्ठ S1 है और यह पृष्ठ हमारा S2 है, और इस पृष्ठ का नाम हम रख देते हैं यहाँ पर S3 पृष्ठ रख देते हैं। और गॉस के नियम से हम जानते हैं कुल फ्लक्स निकालते हैं, तो फ्लक्स बाद में गॉस का नियम लगाएंगे, लेकिन हम अलग अलग पृष्ठों से फ्लक्स निकालकर पहले जोड़ेंगे। ट्रिक क्या है दोस्तों, पहले हम S1, S2 और S3 इन तीनों पृष्ठों से फ्लक्स निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे तो कुल फ्लक्स निकलेगा। और कुल फ्लक्स का फॉर्मूला हम गॉस के नियम से भी निकालते हैं। तो बस इस फ्लक्स की तुलना गॉस के नियम से कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। बहुत तेजी से हम इसे सॉल्व करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा अवयव पृष्ठ ले रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं कि DA है। ठीक, इसी प्रकार से इतना ही पृष्ठ हम यहाँ पर भी काट ले रहे हैं और इसे भी नाम दे रहे हैं हम DA पृष्ठ दे रहे हैं। आप चाहें तो DS भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी उतना ही बड़ा पृष्ठ हम ले रहे हैं, DA ले रहे हैं। ठीक, आप चाहें इसमें 1, 2 वगैरह भी यूज कर सकते हैं। चलिए A1 ले रहे हैं, यह A2 ले रहे हैं और यह A3 ले रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे सेम पृष्ठ लिया है तो जरूरत नहीं है, फिर भी चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसे सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले आप समझिए कि जब इस आवेश से बल रेखाएं निकलेंगी तो आपको समझना है, आप कभी दुकान पर गए होंगे, हेयर कटिंग की दुकान पर, सैलून पर, तो एक कंघा होता है इस प्रकार से जिसमें चारों तरफ कांटे बने होते हैं, तो आप ऐसे झाड़ते हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसेस ऐसा है कि अगर बीच में लाइन है और चारों तरफ ऐसे बल रेखाएं निकल रही हैं, ठीक उसी कंघे की तरह, तो हम बात करेंगे उसी की बात। तो चारों तरफ इधर बल रेखाएं तो निकलती हैं, लेकिन ऊपर कोई बल रेखा नहीं निकलती है। इसलिए हम ये कहेंगे कि इस वाले पृष्ठ में अगर देखें, चाहे इसी में देख लेते हैं, इस पृष्ठ की दिशा इधर है तो ये DA की दिशा है, साथ ही जिधर बल रेखा की दिशा होती है उधर ही वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा होती है, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और DA क्षेत्रफल के बीच में थीटा बराबर कितना बनेगा, 0 अंश का एंगल बनेगा, ठीक है। आप इसे अभी ना ही बनाएं। इसके बाद इसमें भी बल रेखा इधर की तरफ जाएगी, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, लेकिन जब ये सिलेंडर बन रहा होगा तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दिशा ऊपर रहेगी। तो क्षेत्रफल की दिशा आप क्या करेंगे, ऊपर बना देंगे, यह हमारे DA की दिशा है। अब दोनों के बीच थीटा बराबर यहाँ पर क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हम डाल देंगे, यह DA की दिशा है, क्षेत्रफल की दिशा, और यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो इन पर भी थीटा बराबर 90 डिग्री ही बनेगा। तो आइए अलग अलग पृष्ठों के लिए निकालेंगे। इससे पहले यहाँ पर कुछ बातें हम इसे सॉल्व करने के लिए लिख ले रहे हैं। माना तार की लंबाई, माना तार की लंबाई बराबर L है, स्मॉल l ले लिया हमने। फिर तार पर आवेश, आवेश को हम ले रहे हैं, Q ले रहे हैं। तार पर आवेश घनत्व, आवेश घनत्व को लैम्डा से लिखते हैं। लैम्डा बराबर हम जानेंगे कि Q बटे L होता है, यह फार्मूला आपको ध्यान में रखना चाहिए। लैम्डा बराबर Q बटे L होगा। अगर हम Q की वैल्यू निकालना चाहें तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर लैम्डा L हो जाएगा, यानी लैम्डा L हो जाएगा, ठीक है। मैंने जानबूझ कर कहा है, इसे अपने मन पर मत लीजिएगा, यह हमारा लैम्डा है, क्लियर, लैम्डा L है। तो आप इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखेंगे, दोनों में से एक ना एक की जरूरत पड़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम अलग अलग पृष्ठों से निकालेंगे, फिर गॉस का नियम लगा देंगे। तो लिखते हैं S1 पृष्ठ के DA1 क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स, कितना फ्लक्स हो जाएगा मित्र, यहां पर देखिए छोटा क्षेत्रफल है तो फ्लक्स भी थोड़ा ही निकलेगा, तो हम यहां पर लिख लेंगे d∅1 बराबर E DA cos थीटा, E DA cos थीटा लिखेंगे। अब यहाँ 1 लिखा है हमने, तो ये भी लिख लेते हैं, और कुल फ्लक्स लिखेंगे तो लिखेंगे कुल फ्लक्स, इसके लिए हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। d∅1 बराबर इधर भी इंटीग्रेशन E DA cos, यहाँ 1 लगा देंगे, cos थीटा की जगह पे हम 90 लिख दे रहे हैं, क्लियर। अब देखिए यहाँ अगर आप 1 मान लेंगे, यहाँ 1 का गुणांक मान सकते हैं हम, तो 1 का समाकलन वही होता है जिसके सापेक्ष हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा मित्र पूरा ∅1 आ जाएगा बराबर। अब देखिए इसका तो समाकलन नहीं होगा, बाकी सबका होना ही है, लेकिन एक बहुत खास बात दिख रही है कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। जब 0 होगा तो पूरा गुणा होकर यह 0 आ जाएगा, यहाँ पर तो ∅1 बराबर हम 0 लिख लेंगे। ऐसा क्यों हुआ है, तो लिख लीजिएगा cos 90 बराबर 0 होता है, इसी वजह से ∅1 0 हो गया। ठीक इसी प्रकार लिख लेंगे, इसी प्रकार ∅2 बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत ही शॉर्टकट तरीके से सेम प्रोसेस आप लिख सकते हैं। S2 पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ∅2 बराबर भी 0 हो जाएगा। अब लिखते हैं
S3 पृष्ठ के DA3 क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स, तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों d∅3 बराबर E dA3 cos थीटा। थीटा की जगह पे हम 0 अंश लिख देंगे। देखिए cos थीटा कितना है 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे समाकलन, तो लिखेंगे कुल फ्लक्स मतलब S3 से कुल फ्लक्स, S3 से कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा phi3। आप समाकलन कर दीजिए, एक बार लिख देते हैं हम, इंटीग्रेशन d∅3 बराबर E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ लगा देंगे dA3 और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, हम यही लिख देंगे। यहाँ एक के सापेक्ष कर रहे हैं तो phi3 बराबर E हो जाएगा। और यह देखिए जब इस क्षेत्रफल को हर वक्र पृष्ठ पर लिखेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच के बराबर, तो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे कितना 2 पाई आर, जहां एच है ऊंचाई होती है उस जगह पे क्या लिखा हुआ है एल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एल लिख देंगे। क्लियर, इतना हो जाएगा। अब हमने देखा कि अलग अलग पृष्ठों से जब हमने निकाला तो phi1 phi2 phi3 निकला। अब हम कह सकते हैं कि संपूर्ण फ्लक्स कितना हो जाएगा, संपूर्ण फ्लक्स phi बराबर हो जाएगा phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। अगेन हम लिख सकते हैं दोस्तों phi बराबर phi1 की वैल्यू 0 है प्लस phi2 की भी वैल्यू 0 है और phi3 की वैल्यू हमने यहाँ पर देखा है क्या है E इंटू 2 पाई आर एल है। तो हम ये कह सकते हैं कि phi बराबर टोटल निकल कर आ रहा है E इंटू 2 पाई आर एल। इक्वेशन इसे हम फर्स्ट दे सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, गॉस का नियम लगा सकते हैं, क्योंकि टोटल फ्लक्स हमने निकाल लिया है अलग अलग। देखिए ये जो तरीका हमने लगाया है देसी जुगाड़ है, अलग अलग निकालना, और गॉस अंकल ने क्या बताया है, शॉर्टकट बताया है। तो अब शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं क्या होगा, तो लिखते हैं गॉस के नियम से, गॉस के नियम से गॉस के नियम से phi बराबर आ जाएगा मित्र, यह हमारा होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। यह हमारा इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकंड। देखिए गॉस का नियम भी संपूर्ण फ्लक्स को बताता है और टोटल हमने संपूर्ण फ्लक्स निकाला भी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि गॉस का नियम भी यही बता रहा है, जितना फ्लक्स यहाँ निकला है टोटल गॉस के नियम से वही फ्लक्स हमने अलग अलग भी निकाला है। तो यह इक्वेशन इस इक्वेशन के क्या है बराबर है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 की यहाँ देखिए चाहे phi की जगह यहाँ रख दें, ये हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल बराबर यहाँ हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो E बराबर ये सारी चीजें नीचे आ जाएंगी, तो Q अपॉन 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हम लगा सकते हैं। अब देखिए चाहे तो आप यही छोड़ दीजिए, फॉर्मूला आ चुका है, लेकिन इसे और थोड़ा अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने शुरुआत में बताया था Q बराबर लैम्डा इंटू एल था, तो हम यहाँ कह सकते हैं E बराबर Q की जगह पर हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल अपान हो जाएगा 2 पाई आर एल और एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखिए L से L मर जाएगा तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई। अब थोड़ा इसे एडजस्ट कर लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लिख दें और इनटू आर यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा और अच्छा लगने लगेगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम ही होता है, तो इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक समान आवेशित चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर डिपेंड करती है,
ये भी देखना है। इसमें लैम्डा है, 2 पाई एप्सिलॉन और आर है, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि लंबाई चाहे जितनी हो, इस बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लंबाई चाहे असीमित हो, 1 मीटर का हो, 2 मीटर का हो, 4 मीटर का हो, इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन निर्भर किस पर करता है? घनत्व पर। आप देखिए यहाँ पर किस पर निर्भर कर रहा है? घनत्व पर निर्भर कर रहा है। और बाकी ये सब अंक हैं तो यह आर पर भी निर्भर कर रहा है। तो अगर छोटा सा यहाँ कॉन्सेप्ट लिखा जाए तो ई प्रोपोर्शनल है लैम्डा के और ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। मतलब दूरी बढ़ेगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी, ये ऑलरेडी हम जानते हैं, और घनत्व बढ़ेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ सकती है। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं या आपको इससे रिलेटेड या क्लास 12th की फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी सवाल, आपको कहीं से कोई भी दिक्कत आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे गॉस के नियम के दूसरे एप्लीकेशन की। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।